नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश के लिए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। जो 2-3 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारा ये जो डीएलएड एकेडमी चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आगे भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ जो आपको सभी सब्जेक्ट्स के मिलने हैं वो यहीं मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेइंग्स से। सेइंग्स क्या होती हैं? इनको आप हिंदी में कहावतें कहा करते हो। तो जो कहावतें हैं उनको जब अंग्रेजी में पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल के नाम से पूछा जाएगा कि जो है 2 या 3 जो है सेइंग को राइट करना है, लिखना है। तो जब भी 2 या 3 सेइंग लिखने को कहे तो हमें कहावतों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ आपको मैं 4 जो है सेइंग बता रहा हूँ, और 4 में से कम 3 आपको यहाँ अच्छे से याद करनी है, और बहुत ईजी वे में आप याद कर सकते हो। जैसा पहला है कि गुड माइंड गुड फाइंड, यानी हमारा कर्म अच्छा है, हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा भी अच्छा ही होगा। कर भला तो हो भला। फिर अच्छा है माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी है, जिसमें ताकत है, उसी की भैंस है, उसी का जो है दबदबा होगा। अगला है अ ड्रॉप इन द ओशियन, समुद्र में एक बूंद यानी न के बराबर। इसको कहा जाता है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट बहुत बड़ा है, ऊँट उसका पेट भी काफ़ी बड़ा है, पर उसके मुंह में केवल एक जीरे का दाना रखें तो ये समुद्र में एक बूंद गिराने जैसा है। फिर अगला है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, सब कुछ अच्छा है अगर अंत अच्छा है, यानी अंत भला तो सब भला। तो ये 4 आपकी कहावतें मैंने आपको बता दी हैं, और चारों ही काफ़ी इजी वे में आप याद कर सकते हैं। तो सेंस आपको समझ में आ गई होगी कि कहावतों वाले प्रश्न में आपको क्या करना है। अब अगला हमारा प्रश्न है लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन में क्या अंतर होता है। पहले हम इसको एक बार रीड करेंगे, उसके बाद इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लोकल कॉम्प्रिहेंशन को समझते हैं। कॉम्प्रिहेंशन अवबोधन जो है वह टेक्स्ट को पढ़ने से संबंधित हैं। तो देखो एक बार पहले देख लेते हैं फिर क्या है। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यह एक योग्यता होती है जो कि समझने से संबंधित हैं। द स्पेसिफिक डिटेल्स विद इन द टेक्स्ट, कि महत्वपूर्ण सूचना जो लेख में लिखी हुई हैं उसको समझने की योग्यता होती है लोकल कॉम्प्रिहेंशन। इसका एग्जाम्पल है रीडिंग न्यूज़ आर्टिकल्स। जब भी हम जो है न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई भी समाचार पत्र को पढ़ते हैं, तो उसका अगर पूरा आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वहाँ डीप रीडिंग करते हैं। डीप रीडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए, उसमें से महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं वो सारी की सारी वहाँ मिल जाती हैं। तो इट इज़ द एबिलिटी, यह एक प्रकार की योग्यता है। टू अंडरस्टैंड, यह समझने के लिए। क्या समझना है? द स्पेसिफिक डिटेल्स, विशेष सूचनाएं विद इन अ टेक्स्ट, मतलब जो लेख में लिखी हुई हैं। तो ये तो होता है लोकल कॉम्प्रिहेंशन, कि लिखे हुए लेख में से विशेष सूचनाओं को पढ़ने समझने की योग्यता वो कहलाती है लोकल कॉम्प्रिहेंशन। फिर होता है ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है कि यह भी एक विशेष प्रकार की योग्यता है। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यह समझने की योग्यता है द ओवरऑल मीनिंग, कि पूरा अर्थ क्या है। ओवरऑल का मतलब एक संपूर्ण अर्थ निकालेंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ओवरऑल मीनिंग निकालेंगे। एंड द मेन आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट, कि जो लेख लिखा हुआ है उसका मेन थीम, मेन आइडिया, ओवरऑल मीनिंग क्या है, आपसे वो क्या कहना चाहता है। आपने पूरा एक पेज पढ़ा, उस पेज में आपको किसके बारे में बताया गया है, ये चीज़ जो है जिसको अपन समराइज करना कहते हैं, समरी पढ़ना कहते हैं, ये है ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। तो लोकल कॉम्प्रिहेंशन में हम डीप रीडिंग करते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए, जबकि ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन में ओवरऑल मीनिंग और मेन समरी, मेन आइडिया हम जानते हैं टेक्स्ट का। तो ये दोनों आपको चीज़ याद रखनी है, लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद अगला क्वेश्चंस हैं, अगले 2 क्वेश्चंस हैं। कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? अब कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण, या इसे हम बोलते हैं संचार। तो संप्रेषण या संचार क्या है, इसको समझने के लिए आप पहले इसका हिंदी में मतलब समझिए। देखो, जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में सूचनाओं का, विचारों का, जो आंकड़े होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, तो इसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। अब इसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज, कम्युनिकेशन एक प्रकार का आदान प्रदान है, विनिमय होता है, ऑफ आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन और डाटाज और फैक्ट्स, तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं
विचारों, इनका जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, वो कहलाता है कम्युनिकेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कार्य क्या हैं। आप किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा का प्रयोग आप क्यों करते हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो भाषा के 3 प्रकार के मुख्य फंक्शंस होते हैं, उनको समझते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज फंक्शन, यहाँ 3 प्रकार होते हैं भाषा के जो हैं मतलब कार्यों को समझने के लिए। पहला होता है डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शंस, दूसरा है इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज फंक्शंस, तीसरा होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन। अभी तीनों में क्या अंतर है समझते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव मतलब अपने आप को अभिव्यक्त करना। भाषा का पहला कार्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, दूसरों के सामने अपने विचारों को प्रकट कर पाए। तो पहला तो ये है, इस कार्य के लिए हम पढ़ते हैं कोई भी लैंग्वेज को। तो अगला है इन्फॉर्मेटिव, हम सूचना देना चाहते हैं, सामने वाले तक सूचना पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारा दूसरा कार्य है। तीसरा है डायरेक्टिव लैंग्वेज फंक्शन, डायरेक्टिव मतलब निर्देशित करना, किसी को निर्देश दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से भी काम कर सकते हैं। तो जो फंक्शंस हैं लैंग्वेज के वो कोई अलग से आपको नहीं याद करने, आपको आसानी से याद कर सकते हो। एक तो है डायरेक्टिव निर्देशित भाषा के कार्य, फिर होते हैं सूचनात्मक कार्य और होते हैं अभिव्यक्ति के कार्य। तो अभिव्यक्ति, सूचनात्मक और निर्देशन, तो 3 प्रकार के कार्य होते हैं कोई भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तब। फिर छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। फ्रेज एक प्रकार का ग्रुप होता है 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का, जिसको अपन फ्रेज कहते हैं। जैसे गुड और मॉर्निंग को एक साथ यूज़ करते हैं, गुड मॉर्निंग एक सेंटेंस भी है और एक फ्रेज भी है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको आपस में मिला दिया। अगला है प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आओ। तो ये जो फ्रेज हैं, वाक्यांश है, वाक्य का छोटा भाग है, ये एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का, शब्दों का। तो 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का एक ग्रुप है, वो फ्रेज कहलाएगा। जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, प्लीज़ कम हियर। अगला है सेंटेंस, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं। 2-3 फ्रेज को मिला दो या शब्दों को मिला दो और उनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग निकले, कोई सेंस बने, तो वो सेंटेंस कहलाएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह या वाक्यांश का वह समूह, दैट मेक्स एनी सेंस, कोई भी उसका अर्थ निकले, इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं मोहित इज गोइंग टू स्कूल, मोहित विद्यालय जा रहा है। तो मोहित जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो यह एक पूरा सेंटेंस है। अगर यहाँ केवल गो टू स्कूल लिखे तो गो टू स्कूल एक क्या है, फ्रेज है, मतलब स्कूल जाना। और वो फ्रेज को हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और किसी जो है कर्ता बोले तो सब्जेक्ट के साथ ऐड कर देते, पूरा एक सेंटेंस बन जाता है। तो गुड मॉर्निंग जो है अगर हम कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग एक फ्रेज है, एक पूरा सेंटेंस नहीं, वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा है। और उसके आगे पीछे कुछ जुड़े तो एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही आगे आपसे पूछे कि नेमिंग वर्ड क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो नेमिंग वर्ड आप सब अच्छे से जानते हो, आपने बचपन से पढ़ा है, आपने संज्ञा पढ़ी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को, भाव के नाम को कहा जाता है संज्ञा। तो नेमिंग वर्ड का मतलब होता है संज्ञा। तो नाउन्स आर कोल्ड नेमिंग वर्ड्स, या नाउन्स मतलब संज्ञाएं कहलाती हैं नेमिंग वर्ड्स। नाम बताने वाले शब्द संज्ञा होती हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स, 5 प्रकार होते हैं नेमिंग वर्ड्स के, मतलब बोले तो संज्ञाओं के। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन, जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का नाम दिया जाएगा। फिर होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी एक जाति या पूरे जाति का बोध कराने वाले जो हैं वर्ड का यूज़ होता है। जैसे बॉय, लड़का। अब कौन सा लड़का है जिसका नाम की, चूँकि आपको पता नहीं है लड़के का क्या नाम है, तो पूरे संसार के जितने भी लड़के हैं आपने उनके लिए बॉय लिख दिया है। ऐसे ही गर्ल, कैट, डॉग। अब डॉग का अगर स्पेशल नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन में किसी का नाम ही जो है वह स्पेशल रखा जाता है। कॉमन नाउन में एक कॉमन वर्ड होता है सभी पूरे ग्रुप के लिए, पूरे कास्ट के लिए। फिर अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको कहा जाता है भाव जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का मतलब जिसमें आपको भाव प्रकट होगा, जैसे स्वीटनेस, मिठास, पॉवर्टी, गरीबी, इलनेस, बीमारी। इनमें क्या होता है, इसको पहचानने का एक तरीका है, इनके पीछे जो है, जैसे भाववाचक संज्ञा जब भी आपको अंग्रेजी में भी दी जाएगी चाहे हिंदी में दी जाए, वहाँ आपको प्रत्यय जो है देखने को मिलते हैं। जैसे स्वीट, मीठा,
और NESS स्वीटनेस मिठास। पुअर गरीब, POOR पुअर्टी गरीबी। इल मतलब बीमार, इलनेस मतलब बीमारी। तो ये जो पीछे प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज होता है, जैसे अपन जो भाव जो है उसको यूज करने के लिए होता है, तो अपन कह सकते हैं कि जब भी प्रत्यय का यूज हो किसी इंग्लिश वर्ड के पीछे और नाउन आपको वहाँ पूछे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। फिर अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब समूहवाचक संज्ञा, जिसमें किसी समूह का बोध होगा, जैसे क्लास कई सारे बच्चों का समूह है। ग्रुप, ग्रुप का मतलब भी समूह ही होता है जिसमें कई सारे व्यक्ति होंगे। पुलिस, पुलिस कोई एक सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं, पुलिस एक पूरे कम्युनिटी के लिए है। ऐसे ही है आर्मी, आर्मी भी सेना के जवानों के लिए है। फिर अगला है मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटीरियल मतलब जैसे सोना चांदी, तेल, दूध, ये सभी, जैसे शुगर, मिल्क, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी कहलाते हैं मटीरियल नाउन। तो नेमिंग वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब नेमिंग वर्ड्स के आगे हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो एडजेक्टिव जिनको आप विशेषण कहते हो वही होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो सीधा सा लिख देंगे, एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव कहलाते हैं विशेषण या विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यू आर अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। यहाँ गुड यानी अच्छा जो है, हियर गुड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, एक विशेषता बताने वाला शब्द है। ऐसे अगर पूछे कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं या कनेक्टर्स किसे कहा जाता है, लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टर का मतलब होता है संयोजक शब्द या संयोजन करने वाले शब्द। दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं उनको कहा जाता है लिंकिंग वर्ड्स, या इनको कहा जाता है कनेक्टर। अ लिंकिंग वर्ड इज यूज टू कनेक्ट। एक लिंकिंग वर्ड का यूज किया जाता है कनेक्ट या जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, टू वर्ड्स दो शब्दों को, और क्लोजेस दो वाक्यांशों को, उपवाक्यों को, और टू सेंटेंसेस। तो दो वाक्यों, दो उपवाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनको कहा जाता है लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टर, इनको कह सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने यूज़ किया है एंड। एंड को हमने माया और रीता दोनों के बीच में रखा है। जैसे माया एंड रीता आर गुड फ्रेंड्स, माया और रीता दोनों अच्छी दोस्त हैं। इसका मतलब यहाँ और दोनों, दोनों को जोड़ने के लिए, माया और रीता दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ एंड का प्रयोग किया है। तो हियर एंड इज अ लिंकिंग वर्ड। यहाँ हियर जो है, हियर मतलब नहीं, एंड जो है यहाँ वो एक लिंकिंग वर्ड है। ऐसे ही आपसे पूछे कि डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं। देखो, डूइंग वर्ड का मतलब होता है जिनको कार्य होने का बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी क्रिया को किया जाता है, कोई भी काम जो है, फंक्शन जो है किया जा रहा है, तो वो हैं डूइंग वर्ड्स। और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो वर्ब्स मतलब क्रियाएं जो हैं वो कहलाती हैं डूइंग वर्ड्स, क्योंकि कोई भी एक जो है एक्शन, उसको दर्शाने के लिए वर्ब का या डूइंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे गो, कम, बाथ, डू, ईट, रीच। यानी गो मतलब जाना, आना, नहाना, करना, फिर है खाना, फिर है पहुँचना। तो ये जो वर्ड होते हैं इनको कहा जाता है वर्ब्स। अब ये दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इनमें से भी डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब क्या इनमें डिफरेंस होता है, या एक एक नंबर का इनमें से भी पूछा जा सकता है। तो इनको कैसे यूज़ करते हैं? जब भी प्रश्न आए कि टाइप ऑफ डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे देयर आर टू टाइप ऑफ डूइंग वर्ड्स। दो प्रकार होते हैं डूइंग वर्ड्स के। पहला होता है ट्रांसिटिव वर्ब, बोले तो सकर्मक क्रिया। द वर्ब दैट हैज़ एन ऑब्जेक्ट, एक क्रिया जिसके साथ एक कर्म ऑब्जेक्ट लगा होता है, इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। वह सकारात्मक सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे मोनिका इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ गोइंग के साथ लगा हुआ है टू स्कूल। गोइंग मतलब जाना, गो मतलब जाना, तो गो मतलब जाने के साथ लगा हुआ है टू स्कूल, मतलब कोई जा रहा है, मोनिका जा रही, कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। तो गो के पीछे लगा हुआ है टू स्कूल। तो इसका मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो क्रिया हो रही है गो, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। और अगर ये नहीं लगा होगा इसका मतलब ये होगा कि वहाँ वो इनट्रांसिटिव वर्ब होगी। इट मीन्स द वर्ब दैट हैज़ नो ऑब्जेक्ट, एक क्रिया जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, वो कहलाती है इनट्रांसिटिव वर्ब। तो यहाँ सीता सिंग्स, सीता गाती हैं,
तो सीता गाती है, क्या गाती है ये नहीं बताया गया। तो सिंग मतलब गाना, और गाने के पीछे कुछ लगा नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव है, ऑब्जेक्ट हैं तो ट्रांसिटिव हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही रीडिंग के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, फिर होता है इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। अब ये क्या है इसको समझते हैं। जब हम कुछ बोलते नहीं हैं, केवल मन ही मन पढ़ते हैं, वो होता है साइलेंट रीडिंग, मौन पठन। इट मीन्स रीडिंग समथिंग, जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी साउंड, बिना कोई आवाज़ किए, तो वो होता है साइलेंट रीडिंग। जैसे रीडिंग इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बैठ के जब हम पढ़ते हैं तो साइलेंटली रीडिंग करते हैं। फिर होता है लाउड रीडिंग, आवाज़ या जोर से पढ़ना, उच्च पठन। वेन वी रीड समथिंग, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं अलाउड, उच्चारित करके, इट इज़ कॉल्ड लाउड रीडिंग। जैसे इस समय मैं पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ है तो ये लाउड रीडिंग हो रही है। रीडिंग इन होम टू रिपीट होमवर्क, जब भी हम होमवर्क करने को या कुछ भी याद करने को रिपीट करते हैं, रीड करते हैं, तो वो है लाउड रीडिंग। फिर होता है इंटेंसिव रीडिंग, गहनता से पढ़ना, डीप रीडिंग करना। इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग, इस प्रकार की रीडिंग के अंदर रीडर इन्वॉल्व, रीडर जो है संलग्न होता है, इन्वॉल्व होता है, जुड़ा हुआ होता है। अ क्लोज डिटेल, एक क्लोज का मतलब होता है गहराई में, डिटेल गहनता से, एनालिसिस ऑफ टॉपिक, तो टॉपिक को एनालिसिस किया जाता है, क्लोज डिटेल गहनता से अध्ययन किया जाता है। तो ये टाइप होते हैं इंटेंसिव रीडिंग का। रीडिंग अ नोवेल, जब भी हम एक उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उसमें गहनता से चीज़ें बताई जाती हैं, वहाँ हम इंटेंसिव रीडिंग गहन पठन करते हैं, रीडर संलग्न होता है अ क्लोज डिटेल रीडिंग के अंदर। फिर हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, सतही पठन, मनोरंजन के लिए जो पढ़ा जाता है, जैसे कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई होली बुक, पवित्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, जैसे राजा महाराजाओं की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, वो ये जो है एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती हैं। व्हेन लर्नर्स रीड वेरी इजी, बहुत ही आसानी से पढ़े, इंजॉयबल मतलब आनंददायी तरीके से पढ़े बुक्स को, टू बिल्ड दियर स्पीड, कि उनकी केवल स्पीड अच्छी हो जाए, एंड फ्लुएंसी, ताकि वो अच्छे फ्लुएंटली बोल सके और उनकी स्पीड अच्छी हो जाए बोलने को लेकर, और इजी वे में वो बोल पाए आनंदित तरीके से। तो ये होता है सतही पठन, एक्सटेंसिव रीडिंग। इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। रीड यहाँ पे रेडी लिखी है, यहाँ जी रीड आएगा, रीड अ होली बुक रामायणा, जैसे कि एक होली बुक, होली का मतलब होता है पवित्र पुस्तक, जब हम पढ़ रहे हैं वो मनोरंजन के उद्देश्य से पढ़ते हैं। मनोरंजन मतलब हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ हम गुनगुना रहे हैं, ऐसी चीज़ें। अब आ जाते हैं प्रीपोजिशंस के ऊपर। बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं आपके पास, पर हमें सबको नहीं पढ़ना है, जो काम काम के ही जिनसे प्रश्न आते हैं वो भी जो है ग्रामर के टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे इन और इनटू का प्रयोग कैसे होता है, देखो, जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो पहले से और रुकी हुई हो यानी स्थिर हो, तब हम वहाँ इनका प्रयोग करते हैं। और अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो और रुकी हुई न हो, स्थिर न हो, गतिशील हो, मतलब वो स्पीड में हो, वो मोशन में हो, तब हम वो कह सकते हैं कि वहाँ इनटू होगा। जैसे यू शिट इन द रूम, तुम एक कमरे में बैठे हो, तो कमरे के अंदर हो, बैठे हुए हो, स्थिर हो, तो इनका प्रयोग करेंगे। अगर आप एक नदी के अंदर तैर रहे हैं तो उस केस में हम इनटू द रिवर बोलेंगे, कि हम यू आर स्विमिंग, तुम तैर रहे हो इनटू द रिवर, रिवर के अंदर। फिर हैं इनका और भी प्रयोग हैं, जैसे वर्ष, महीने, सप्ताह, शताब्दी या मौसम, सीजन जो होता है, सुबह शाम जो होती हैं, किसी बड़ा देश, बड़े स्थान के आगे, इनके आगे इनका प्रयोग करते हैं। जैसे 1947 एक वर्ष है, उसके आगे इनका प्रयोग कर देंगे। जनवरी एक महीना है, इसके आगे इनका प्रयोग किया जाता है। वीक सप्ताह है, इसके आगे प्रयोग कर दिया इन द वीक। मंथ है, इन द मंथ। इन द ईयर, इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर्स, यानी सर्दी, गर्मी और बसंत, ये सारे मौसम होते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये सुबह शाम है। बड़ा देश है जैसे इंडिया, जापान, बूंदी, ये जो है ऐसे। अब एक उदाहरण देखते हैं। आई लिव इन बूंदी, मैं बूंदी में निवास करता हूँ, रहता हूँ। फिर अगला है आई लिव एट बूंदी इन राजस्थान। चूँकि पहले वाले में केवल स्थान का नाम दिया गया है तो वहाँ हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बार में क्या है, 2 स्थान दिए गए हैं, एक स्थान बूंदी है और एक स्थान राजस्थान है, तो राजस्थान बड़ा है तो बड़े स्थान के आगे इनका प्रयोग किया, जबकि बूंदी राजस्थान के कंपैरिजन में छोटा स्थान है तो यहाँ एट का प्रयोग किया जाता है। ये उदाहरण आपको अच्छे से याद रखना है कि सिंगल स्थान दिया गया है, इनका प्रयोग करो, और अगर 2 स्थान दिए गए हैं तो बड़े के आगे इन, छोटे के आगे एट का प्रयोग करना होता है। तो ये इन और इनटू का प्रयोग कंप्लीट होता है।
अब है ऑन का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसे टच कर रही हो, ऐसी स्थिति में वहाँ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो बड़ी वस्तु के ऊपर छोटी वस्तु रखी हो तो वो स्पर्श होने की कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई ऑन टेबल है, कोई वस्तु टेबल के ऊपर है, छत के ऊपर है, या कोई जो है घोड़े के ऊपर है, तो ये है ऑन हॉर्स, ऑन रूफ, ऑन टेबल। ऐसे ही जब हमें दिन या तारीख बतानी हो उस समय, जैसे दिन मतलब संडे मंडे, उस दिन भी उस टाइम भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 15 अप्रैल 2026, तो ये हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही किसी की तरफ हमें जब बताना हो कि वो उस तरफ रहता है या उस साइड में है, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ लेफ्ट साइड इन द पिक्चर, पिक्चर के लेफ्ट साइड में राम खड़ा हुआ है, तो वहाँ उस तरफ खड़ा हुआ है, तो उस तरफ को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑन का। ऐसे ही किसी विशेष टॉपिक या विषय को बताना हो या हमें सलाह या आज्ञा बतानी हो, तो वहाँ भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डोंट हैव एनी बुक्स, उसके पास कोई किताब ही नहीं है, किस टॉपिक पर, इंडियन पॉलिटी के लिए, तो ऑन यहाँ प्रयोग कर दिया। ऐसे ही दे वर पनिश्ड, वो जो हैं उनको सज़ा मिली, ऑन द किंग्स ऑर्डर, किसके आज्ञा पर, किंग के आज्ञा पर। ऐसे ही रोहित वॉज फायर्ड, रोहित को निकाल दिया गया, फ्रॉम द कंपनी, कंपनी में से, ऑन द एडवाइस ऑफ मैनेजर, तो सलाह या आज्ञा हो या विशेष टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा हो, तब भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑन के सारे प्रयोग हमने यहाँ देख लिए हैं। अगला है एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखो एट का प्रयोग पहला जो होता है छोटे शहर के लिए होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, आई लिव एट बूंदी इन राजस्थान, तो राजस्थान बड़ा शहर, बड़ा स्थान है, वहाँ इनका प्रयोग किया। पर छोटे के लिए हमने किसका प्रयोग किया, एट का प्रयोग किया। ऐसे ही आई लिव एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर जो रामपुर है मैं वहाँ रहता हूँ, तो इन बड़े स्थान के लिए, एट छोटे स्थान के लिए। समय अगर निश्चित है यानी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो वहाँ हम प्रयोग करते हैं एट का। जैसे 3 बजे, 6 बजे, लंच के टाइम, डिनर के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम, सुबह के टाइम, शाम को टाइम, अगर ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ हम एट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही छोटा स्थान हो, बस स्टॉप हैं, प्लेटफॉर्म हैं, रेलवे स्टेशन हैं, स्टोर रूम हैं, होटल हैं, ये जो होता है यहाँ हम प्रयोग करते हैं छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग, कि मैं इस समय यहाँ होटल के बाहर खड़ा हूँ, रेलवे स्टेशन पे हूँ, बस स्टॉप पे हूँ। ऐसे वस्तु का मूल्य बताना हो, 50 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 70 रुपये लीटर, 80 रुपये लीटर, तो वहाँ भी हम एट का प्रयोग करते हैं। किसी त्यौहार का नाम हो, किसी पर्व उत्सव का नाम हो, वहाँ हम प्रयोग करते हैं एट का। जैसे कि हम दिवाली तक जो है वापस लौट आएंगे, उसके बर्थडे पर जो हैं, गुरु नानक जयंती पर, ईद के मौके पर, होली पर और पार्टी पर, ऐसे करके। तो ये पर का जो है एट का प्रयोग हम पर के उपयोग के लिए करते हैं। अगला है ओवर और अबव। देखो हमने अभी पढ़ा था ऊपर का बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, पर ऊपर की ओर बताने के लिए दो और प्रयोग होते हैं, एक तो होता है ओवर और एक होता है अबव। अगर कोई भी वस्तु ऊपर हो, ठीक ऊपर मतलब जैसे आपके माथे के ऊपर है, पर वो स्पर्श नहीं कर रही हो और कोई भी चीज़ पूरी चीज़ को कवर कर ले, उस केस में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अगर ठीक ऊपर भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा ऊपर हो, तो वहाँ हम प्रयोग करते हैं अबव। दोनों में क्या अंतर है समझते हैं। द प्लेन फ्लू ओवर आवर हेड्स, हमारे माथे के ऊपर जो है प्लेन उड़ रहा है, हमारे ठीक ऊपर की ओर बताया जा रहा है। ऐसे ही देयर इज़ अ ब्रिज, एक पुल बनाया गया है, यहाँ एक पुल है ओवर द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ठीक ऊपर। फिर अगला है देयर इज़ अ फैन, एक पंखा है ओवर माई हेड, मेरे माथे के ठीक ऊपर। तो ठीक ऊपर की स्थिति में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही पुट अ ब्लैंकेट, उसने एक ब्लैंकेट जो है बिछा दिया ओवर द बेबी, बेबी के, तो बेबी को उसने चारों ओर से ढक लिया, मतलब बेबी के ऊपर ब्लैंकेट रखेंगे तो कपड़ा रखेंगे तो ढक जाएगा, तो पूरा कवर किया जा रहा है, वहाँ भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। पुट योर हैंड्स, अपने हाथ डालो ओवर योर आइज़, तो अपने पूरे अगर हाथ आँखों अपने हाथों से अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमने पूरा कवर कर लिया आँखों को, तो यहाँ ओवर का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे जब चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर हो, ठीक ऊपर ना हो माथे के, तो हम प्रयोग करते हैं अबव का। जैसे द मून इज़ अबव माई हेड, जो चंद्रमा है वो मेरे माथे से ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। ऐसे ही सी वॉज फ्लाइंग अबव द सिटी, वो जो हैं उड़ रही हैं जो हैं शहर के ऊपर, मेरे माथे के ठीक ऊपर नहीं है, वो शहर के ऊपर उड़ रही है और वे फिक्स एग्जैक्ट थोड़ी ऊंचाई पर हैं। ऐसे ही द क्लाउड वॉज अबव द माउंटेन्स, पर्वतों के ऊपर जो हैं बादल हैं, तो ठीक ऊपर नहीं हैं, ऊपर की ओर हैं।
फिर ऑनेस्टी इज़ अबव द मनी, यहाँ भाववाचक संज्ञा को बताने के लिए, जैसे ईमानदारी, बहादुरी, इनको बताने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं अबव का। जैसे ऑनेस्टी इज़ अबव द मनी, पैसों से ऊपर होता है ईमानदारी का भाव। ऐसे ही द रिवर वॉज अबव द डेंजर लेवल, जो रिवर है, नदी है, वो खतरे के लेवल से भी ऊपर की ओर है, मतलब खतरे से ज़्यादा है। देखो, अगर हम ओवर का प्रयोग करते तो केवल ठीक ऊपर है, मतलब डेंजर लेवल से ठीक ऊपर है, पर बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए, ऊपर निकल जाए तो अबव द डेंजर लेवल कहेंगे। ऐसे हमारे पास होता है बिलो। अब ये तीन चीज़ें हैं, बिलो, अंडर और एक्सेप्ट। अब देखो, बिलो का मतलब भी नीचे होता है और अंडर का मतलब भी नीचे होता है। तो अब कैसे पता करें? जब भी किसी स्तर को बताना हो कि इसके स्तर से नीचे हैं, किसी स्टैंडर्ड मानक को बताना हो, किसी चिन्ह को बताना हो, तो किसी चिन्ह, मानक या स्तर के नीचे की चीज़ बतानी हो तो हम बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज़ बिलो 20, वो 20 साल से कम है, मतलब ये उसका एक फिक्स है कि 20 से कम है, तो उसका एक स्तर बताया गया है, मानक बताया गया है। हिज कंप्यूटर स्किल्स आर बिलो एवरेज, एवरेज से भी उसकी कम है, मतलब औसत से कम, तो ये स्टैंडर्ड सेट किया गया है। तो किसी स्टैंडर्ड, किसी चिन्ह, किसी स्तर से कम हो कोई चीज़ तो फिर वो कहलाएगी बिलो। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा था, द रिवर वॉज बिलो द डेंजर लेवल, अबोव। अगर अबोव का प्रयोग ना करें तो बिलो भी प्रयोग कर सकते हैं। अबोव होता है खतरे से ऊपर की ओर, बिलो होता है खतरे से कम का लेवल है। ऐसे अंडर होता है जब हम किसी चीज़ के नीचे बिना स्पर्श किए बैठे हो, जैसे सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे वो बैठी हुई हैं। ऐसा ही है, द चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग अंडर ए ब्रिज, बच्चे जो है खड़े हुए हैं ब्रिज के नीचे। अगला है एक्सेप्ट, के अतिरिक्त, उसको छोड़कर जो है सबको अगर काउंट किया जाए किसी एक को छोड़कर तो वहाँ एक्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट एक्सेप्ट मनु प्रेजेंट एट द फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल पार्टी पर मनु को छोड़ दे तो सभी बच्चे प्रेजेंट थे। ऐसे ही नो बडी गेव मी मनी, किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया, एक्सेप्ट माई फ्रेंड इन कॉलेज, जो मेरा मित्र है कॉलेज का उसको छोड़कर। फिर अगला है बिसाइड और बिसाइड्स, अगर हम किसी के बगल में या किसी के पास में हैं तो वहाँ हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे रवि सेट बिसाइड मी, रवि बैठा हुआ था मेरे पास में। फिर दियर वॉज ए ट्री, एक पेड़ था, बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के पास में, मेरे घर के बगल में। फिर एक के अलावा, के अलावा का मतलब होता है बिसाइड्स। जैसे बिसाइड्स मोहन नो वन केम टू हेल्प मी, मोहन के अलावा कोई मेरा हेल्प करने नहीं आया। फिर अगला है बिसाइड चिल्ड्रन, बच्चों के अलावा एवरीवन कैन टेक पार्ट, जो है बच्चों के अलावा सब भाग ले सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ में अगर बच्चों की भागीदारी नहीं है तो नहीं है, तो बच्चों को छोड़ दे या बच्चों के अलावा सब भाग ले सकते हैं। और बिसाइड मोहन, मोहन के अलावा किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। फिर ये बिटवीन, दो के बीच में बताना हो तो हम प्रयोग करते हैं बिटवीन। जैसे राम वॉज सिटिंग बिटवीन तारा एंड आरती, राम रमा आरती और तारा के बीच में बैठी हुई हैं। फिर हैं अमंग, तीन या तीन से ज़्यादा के ग्रुप के बीच में कोई चीज़ बांटी जाए तो वहाँ अमंग का प्रयोग करते हैं। द स्वीट्स हैज़ बीन डिवाइडेड, मिठाई को बांटा गया था अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच, यानी बच्चों में मिठाई बांटी गई। फिर एक चारों ओर, जब भी कोई चीज़ चारों ओर से घिरी हुई हो तो वहाँ अराउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो जो सन होता है उसके चारों ओर चक्कर काटती हैं अर्थ। तो ये सभी प्रकार से हमने प्रीपोजिशंस को देख लिया है कि कौन कौन से मुख्य प्रीपोजिशंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। और रीडिंग के चारों टाइप्स पढ़ लिए हैं, फिर सेइंग्स पढ़ लिए हैं, लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिए, कम्युनिकेशन पढ़ लिया, लैंग्वेज के फंक्शंस पढ़ लिए, सेंटेंस क्या हैं, नेमिंग वर्ड्स क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या हैं, डूइंग वर्ड्स क्या हैं, लिंकिंग वर्ड्स क्या हैं, ट्रांसिटिव इन ट्रांसिटिव वर्ब में क्या अंतर है। तो इस वीडियो में हमने आधे घंटे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें।